हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम आप फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है कंक्लूडिंग लेक्चर है किसका? बैलेंस शीट का। ठीक है, बैलेंस शीट हमारी ऑफिस की आज खत्म हो जाएगी बेटा। मैंने आपको आज समझाना है कि बैलेंस शीट का बेटा फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, बैलेंस शीट एक्चुअली बनती कैसे है रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, करिकुलम में तो बेटा दे रखी है कि बैलेंस शीट ऐसे है, आप देखते हो एग्जांपल्स में बैलेंस शीट ऐसे बनी हुई है। ठीक है, वो सब रियल लाइफ में क्या जो ऐसा दिखा रखा है क्या वैसे बनती है या नहीं बनती, वो आज हमारा डिस्कशन होगा। फिर हमको कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करने हैं, कुछ बेनिफिट डिस्कस करने हैं ना, वो हम देखेंगे। ये कंक्लूडिंग है और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि सीएमए यूएसए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे में भी। ठीक है, पास्ट अगर आप अटेम्प्ट देखेंगे हमेशा बेटा कभी ना कभी जैसे आपको एक अच्छी खासी एक सिनेरियो दे देगा बेटा, उसमें सारा आपके सेक्शंस बेटा वो पूछ लेगा उस सेक्शंस में से। तो वो उसमें से ये पूछ लेगा बताओ ये जो बैलेंस शीट हमने दे रखी है इसके दो लिमिटेशन बताइए कि क्या लिमिटेशन है बैलेंस शीट की। फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि बताओ क्या एडवांटेजेस है। ऐसे बेटा ऐसे में क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट दो तो पूछता ही हो, दो से नीचे तो पूछता ही नहीं, दो तो पूछेगा। फिर एमसीक्यूज में आ सकते हैं, है ना, वो बोलेगा आइडेंटिफाई द एडवांटेजेस और द डिसएडवांटेजेस, है ना, लिमिटेशन जो भी ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ये आपको चूज करना होगा बेटा, ये आपका काम है। और बेटा इतना आसान नहीं है। आप क्या सोच रहे हो बहुत आपने दो तीन एडवांटेजेस रट लिए, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और आपका काम चल जाएगा। नहीं बेटा, वो बड़े टेक्निकल होते हैं। आपको ऐसे लगेगा चारों ही राइट है। बेटा सीएमए यूएसए के एमसीक्यू एक्चुअली जो स्पेशलाइजेशन है उनका जो यूएसपी है बेटा, उन्होंने सबको ऐसा एमसीक्यू उन्होंने ऐसे बढ़िया डाल रखे हैं, आपको लगता है सारे ही राइट है। आपको अंदर से ऐसा लगेगा अबे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तभी आपने ध्यान, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। वो क्वेश्चन में पूछता है मोस्ट लाइकली या लेस अनलाइकली, लेस लाइकली, वो ऐसे वो वर्ड्स यूज करता है कि हमको भी पता है कि सारी चीज ठीक है। सीएमए यूएसए आपको खुद बोलता है कि भैया हमको भी पता है ये सारे ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट फेवरेबल जो सिचुएशन दुनिया में चल रही है वो बताइए। अब देखिए ये जो चीज आइडेंटिफाई करना होता है ना बेटा, ये कितना भी किताब पढ़ लो, कितना भी आप मेरे ये लेक्चर देख लो, ये होगा, ये प्रैक्टिस के बिना नहीं आती। ये चीज प्रैक्टिस के बिना बेटा आएगी ही नहीं। आप बस लेक्चर देख रहे हो, मटेरियल पढ़ रहे हो, उससे काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे, हाथ से नहीं निकाल रहे बेटा, आपको ये लगता है अरे ये एमसीक्यू तो मैंने कर रखा है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसको ऐसे करेंगे हो जाए। ऐसे नहीं होता बेटा, यही तो बच्चा मात खाएगा। अरे यही तो लालच है, वो आप देखोगे ये तो रिपीटेड है, हो जाएगा। हाथ से निकालना बेटा, एक एक क्वेश्चन को हाथ से जब तक नहीं निकालोगे बेटा, जापानीज और चाइनीज इसलिए सबसे आगे दुनिया में क्योंकि वो हाथ से चीजें निकालते हैं आज की डेट में भी। बेटा अब आर्यभट्टा आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है कि हमने हवा हवा में ही देख लिया कि भैया ये ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा। हाथ से जब तक नहीं निकालोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं और वहां मात खा जाओगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरी बात एक बार ये मान के मत देखो, मैं कह रहा हूं मत देखो, और फिर रिpercussion उसकी फेस कर लेना बेटा एग्जाम हॉल में जो आपके साथ हो जाएगा। पता है ना बेटा, मैंने पास्ट एक्सपीरियंस और मेरे जो स्टूडेंट्स का मैंने देखा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रखा है, उन्होंने मुझे बताया सर ऐसा ऐसा है। तो बेटा जब मैंने उनको बताया ये चीज करने को तो उनको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करने को मिली है। बट ऑब्वियसली बेटा आप क्वेश्चन हाथ से ही नहीं निकाल रहे, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, तो लालच नहीं करना कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आलस नहीं करना है यार ये तो दोबारा आ गया, ये तो आता है वैसा है। ये सब बेटा वायरस वाली बातें हैं, आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, चलिए बेटा अब आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के आज पे उतर के। फॉर्मेट बेटा, बैलेंस शीट का एक्चुअली फॉर्मेट क्या है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रखे होंगे बेटा, मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट बना रखा है। एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं आपके पास लेके आया हूं। हालांकि पास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखा रखा है, लेकिन फिर भी बेटा वो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक सैंपल था वो, है ना, सैंपल था, उसमें ज्यादातर सारी चीजें नहीं थी या हमारे करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको नहीं बनाया गया। तो मैंने चलो सोचा चलो मैं जो हमारा करिकुलम है सीएमए यूएसए का उसके हिसाब से मैं बैलेंस शीट आपके पास लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बेटा एक फॉर्मेट है, ज्यादा इस पे नहीं उतरेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको इसके एलिमेंट्स डैश क्या होते हैं, ये सब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स मैंने पूरी डिटेल क्लास में लगा के समझाया। करंट लाइबिलिटीज मैंने आपको समझाया, नॉन करंट लाइबिलिटीज इक्विटीज वगैरह क्या होती है वो सब समझाया। चलिए बेटा चर्चा पे आ जाते हैं अपनी, जो आज की हमारी क्लास है। बेटा हमारा जो सीएमए यूएसए है ना, बट ऑब्वियसली ये कोर्स कौन सा यूएसए का कोर्स है, तो बट ऑब्वियसली बेटा आप यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। देखिए बेटा सीएमए यूएसए जो, क्योंकि सीएमए ये यूएसए का कोर्स है, तो बट ऑब्वियसली बेटा आपका जो मेन प्रिंसिपल जो आपके हाथ में होने चाहिए, कोर जो आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए वो यूएस गैप के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है अगर आपको कोई समझाता है कि आईएफआरएस का बिल्कुल भी नॉलेज होना नहीं चाहिए सीएमए यूएसए के लिए, बिल्कुल गलत है।
बेटा आपको पता नहीं है आगे जाके जैसा मार्केट में दिख रहा है सेक्टर, जिस आइडियोलॉजी जो सीपीएस की अभी दिख रही है यूएस में, बेटा उनका जो ओपिनियन ऑफ फेवरिज्म है ना, बेटा वो आईएफआरएस को लेके यूएस गैप को लेके नहीं है। आप किसी भी सीपीए जो यूएस में प्रैक्टिस कर रहा है बेटा, आप उनसे पूछ लेना, वो आईएफआरएस की गुणगान गाएंगे, ज्यादातर यूएस गैप के नहीं गाते वो लोग। बेटा वो तो उनको फॉलो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो चार्टर है उनका। अरे बेटा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूएस ने बना रखा है, जो एसईसी ने या जो उनका एफएएसपी बोर्ड है बेटा, जो उन्होंने इसके अंदर डाल रखा है यूएस गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन, वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस में है ना, बनाना तो वैसे ही पड़ेगा। लेकिन अंदर से मन बिल्कुल नहीं है, मन जो फर्स्ट लव है बेटा वो तो आईएफआरएस में अटका हुआ है उनका। कितनी बार बेटा, ये पहली बार नहीं है, 2011 से स्टोरी स्टार्ट हुई है। 2011 से लेकर आज तक बेटा सीपीए बार बार एससीसी को एफएएसबी को रिकमेंड करता रहता है कि आप अपना ये जो क्या है यूएस गैप को आईएफआरएस में कन्वर्ट कर लीजिए पूरा फुली, बार बार बेटा। क्यों? क्योंकि आईएफआरएस के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने आपको पहले बताया वो प्रिंसिपल बेस्ड है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। यूएस गैप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है बेटा, रूल बेस्ड है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक के हिसाब से उसने अपने अपने रूल्स दे रखे हैं। तो बेटा ये एक है, ऐसी ही बेटा ये एक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, जैसे ये एग्जांपल। हालांकि बेटा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब मेरा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी से ये है, आईएफआरएस और यूएस गैप के अंदर बोथ बोथ बेटा एक तरीके से आप जो फॉर्मेट दे रखा है वही दोनों देशों में चलता है। हाँ, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ऑफ परमानेंस एक कंसेप्ट है, वो मैं आपको भी बताऊंगा वो क्या है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा यूएस गैप, आप क्योंकि सीएमए यूएसए है, तो बेटा आपका नो डाउट कमांड जो है, जो आपका होल्ड है, फंडामेंटल जो यूएस गैप को लेकर वो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप ये हवाला देते हो कि सर हम तो सीएमए यूएसए, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल से लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप कहीं के भी हैं, किसी से कुछ हमारा वास्ता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, तो बेटा आप तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फिर क्यों आ गए इस कोर्स में? फिर क्यों आ गए बेटा आप इस कोर्स में? आपको क्या लगता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है बेटा? क्या बात कर दी बेटा आपने? मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बेटा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, आप डिसीजंस क्या लोगे, आप क्या अजम्पशंस करोगे, आप क्या मैनेजमेंट में एक दूसरे से बात करोगे, आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है। आप क्या डायरेक्टर बनोगे आगे जाके अगर आपको प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है? बेटा प्रिंसिपल तो एक फंडामेंटल लेवल है बेटा, वो तो कोई एक बंदा फाइनेंस के अंदर आ गया उसको होना ही पता होना चाहिए। मैं तो आपको कहता हूं बेटा आईएफआरएस की नॉलेज भी ले लो, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। बेटा आप सिर्फ अगर यूएस ये गैप लेके जाओगे ना, तो आप बताओ एक जगह नैरो हो जाओगे, और उसमें फिर आपने अपने ऑप्शंस बहुत लिमिटेड कर लिए। लेकिन वही अगर आप आईएफआरएस के अंदर भी एक्सपर्ट होगे, जैसे बेटा अगर आपने यूजी कर रखा है, तो आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस के कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट स्टार्टर बेटा। वो अरे बेटा जॉब पर्सपेक्टिव से क्यों चीजें सोचते रहते हो कि इससे जॉब लगेगी नहीं लगेगी? बेटा कुछ चीजें स्किल के लिए या नॉलेज बेस के लिए होती नहीं होती। अगर आप अपने रेज्यूमे में लिख दोगे डिप्लोमा इन आईएफआरएस, तो एम्प्लॉयर को पता है कि मतलब आपको आईएफआरएस की नॉलेज भी है। तो बेटा आपने अपने ग्लोबल हॉरिजॉन्स एक्सपैंड कर लिए हैं और भी एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हो। तो ये मैं आपको बेटा रिकमेंड करूंगा, हालांकि डिस्क्रिप्शन आप पे है, ठीक है भाई, डिसीजन तो बेटा आप ही है ना, मैं तो बस आपको बस एक एडवाइस या सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है जो भी आपको करना है बेटा, ठीक है। तो यूएस गैप ठीक है, लेकिन बेटा आईएफआरएस अब बूमिंग है, आगे जाके आईएफआरएस आएगा बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। बूम जैसा मार्केट अभी सेक्टर लग रहा है, तो बेटा आईएफआरएस बढ़ रहा है, और आप यूएस गैप को ही देख लीजिए बेटा, यूएस गैप को ही देख लीजिए। यूएस गैप ने भी बेटा बहुत जगहों पे अब आईएफआरएस के साथ अपनी कन्वर्जन स्टार्ट कर दी है। कन्वर्जन का मतलब बहुत जगहों पे उसने सिमिलैरिटीज कर दी आईएफआरएस के साथ, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कैसे रखना है, और लीजेस के साथ कैसे करना है, और भी बहुत दो तीन जगह है बेटा जहां मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड आईएफआरएस, ठीक है। हालांकि एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आपको एक लेक्चर दूंगा अभी डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप और आईएफआरएस, क्योंकि वो हमारा सेक्शन ए का बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जब पूरा सेक्शन ए खत्म हो जाएगा तब तो बेटा आपको और ज्यादा अच्छी डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं लीजेस क्या होता है ना, पता ही नहीं, फायदा कुछ है नहीं समझाने का आपको, आपको सब ऊपर से जाएगा अभी, इसलिए। चलिए बैलेंस शीट पे आते हैं बेटा, जल्दी से आइए बैलेंस शीट समझते हैं। बेटा बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट सुनिए, आइए ये है हमारी बैलेंस शीट, ओके। बेटा ये बैलेंस शीट मैंने आपके लिए समझा रखी है, ठीक है, ये बैलेंस शीट है। अच्छा ये जो मैंने आपको बैलेंस शीट बना रखी है ना बेटा, इसको बोलते हैं, चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं क्या है। बेटा जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट, इसको बनाने का, या ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आप बैलेंस शीट को बनाते हैं ना, इसके दो फॉर्मेट है बेटा बनाने के। कौन से सर? एक तो है वर्टिकल फॉर्मेट, अभी आता है इस वर्टिकल फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका, और एक होता है बेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बेटा ये इसके दो नाम है, मतलब सॉरी दो फॉर्मेट है बनाने के। मतलब आप जब भी बेटा बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है सर, बना दी, तो बेटा इसको बनाने का दो ऑप्शन है आपके पास। या तो बेटा आप रिपोर्ट फॉर्मेट में बना लो, या तो आप एक अकाउंट फॉर्म में बना लो। सर आपने तो लेकिन यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिखा है,
ये बेटा उसका दूसरा नाम है। जैसे वर्टिकल का जो बेटा दूसरा नाम है वो है रिपोर्ट फॉर्म। रिपोर्ट फॉर्म ये क्या होती है मैं बताता हूं बेटा। और हॉरिजॉन्टल का जो दूसरा नाम है बेटा वो है अकाउंट फॉर्म, या जिसको हम टी फॉर्म भी बोलते हैं, टी फॉर्म। बेटा बचपन से मतलब आपका क्या, मेरा कहने का मतलब है 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन में भी 50-50 आपने बेटा बैलेंस शीट बनाई होगी ऐसे करके। ये हम बैलेंस शीट लिखते हैं, यहाँ पे हम लाइबिलिटी लिखते हैं, यहाँ पे हम एसेट्स लिखते हैं, ऐसे बनाई थी बेटा। इसी को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोलते हैं। आप क्योंकि लेटी हुई है ना, ये देखो बिछी हुई फॉर्मेट है, आपने इसको बिछा दिया। लेकिन वही चीज अगर खड़ी खड़ी है, जैसे बेटा ये है बैलेंस शीट, ये देखो ये बिल्कुल सीधी है, लंबी बैलेंस शीट है, खड़ी हुई है। इसी को अगर आप लेकिन ऐसे लटा दोगे तो बेटा ये अकाउंट फॉर्म बन जाएगी। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, बिछा हुआ, लेकिन वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ बेटा, है ना, सीधा खड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे ये वाली बैलेंस शीट बेटा, ये जो ये मैंने आपके सामने लिखी है, ये वाली बैलेंस शीट, ये वाली, ये है बेटा वर्टिकल। ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो बेटा ये रहा। हालांकि मैंने इसके दूसरे नाम यहाँ पे नहीं लिखे, मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। तो ये हो गया बेटा, ये जो बेटा है इसका दूसरा नाम ये है बेटा आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल। अकाउंट का तो आपको लिखना तो लिख लिया बेटा, लिख लीजिए, सीएमए यूएसए में आ सकता है। ठीक है, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको छोड़ना आप छोड़ो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा बेटा, मैं तो एक एक चीज पढ़ा दूंगा और दो तीन चीजें एक्स्ट्रा ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अपने को तो पूरा कॉन्शियस क्लियर करना है। रिपोर्ट फॉर्मेट को बेटा वर्टिकल, वर्टिकल फॉर्मेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम वर्टिकल है। अच्छा, तो ये जो बेटा, ये जो मैंने आपके सामने बैलेंस शीट रखी है ना, ये वाली, ये जो आपको अपने स्क्रीन के सामने दिख रही है, इसी को वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आई। सर ये तो हो गई कथा, कथा मतलब सर ये तो हो गई बुकिश बातें, ये तो किताबी बातें हैं। सर हमको प्रोफेशनल बनना है, रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, रियल लाइफ में क्या चलता है। बेटा वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, रियल लाइफ में चलते हैं यूएस गैप आईएफआरएस। मतलब ये क्या आंसर, ये सर ये क्या जवाब दिया आपने। बेटा बता रहा हूं ना हर चीज बेटा, अकाउंटेंसी क्या है मैंने आपको पहले चैप्टर से बता रहा हूं। बेटा अकाउंटेंसी क्या है, कुछ नहीं है, प्रिंसिपल्स का एक एक वो है कॉम्बो। बेटा आप अकाउंटिंग बना रहे हो, आप अकाउंट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एनालिसिस भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से करोगे। बेटा कैसे करोगे, जब तक आपको प्रिंसिपल्स ही नहीं पता। प्रिंसिपल्स करोगे तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, उसका ऑडिट तभी तो होगा। अकाउंटेंट आके आपको, वो ऑडिटर जो आता है क्या चेक करता है, प्रिंसिपल ही तो चेक करता है आपके। चीजें भी बाकी वो सब तो है, लेकिन कोर चीजें तो ये देखता है ना, आपने जो चीजें बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं एज पर प्रिंसिपल्स दिखा रखी है नहीं दिखा रखी, जो नोट्स टू अकाउंट्स आपने दिखा रखे हैं, क्या वो सच में नोट्स टू है या ऐसी हवाबाजी है। प्रॉपर कोडिफिकेशन दे रखा है, प्रॉपर फॉर्म सबमिट कर रखे हैं, उसके एनेक्सर्स साथ में अटैच कर रखे हैं नहीं कर रखे, हर चीज वो देखता है बेटा। वो हम देखेंगे सेक्शन ई में, आपको समझाऊंगा वो क्या होता है बेटा, ऑडिट कैसे काम करता है। चलिए, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, हर चीज मतलब प्रिंसिपल से होती है। तो बेटा आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो बिना प्रिंसिपल की धज्जियां, बिना प्रिंसिपल को कंसिडर करे, मतलब फुल फुल धज्जियां उड़ा के उसकी आप अपने डिस्क्रिप्शन पे बना सकते हो क्या, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। आपको अगर बैलेंस शीट तक बनानी है, उसका फॉर्मेट जो है बेटा वो भी आपको यूएस गैप और आईएफआरएस के हिसाब से बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपका मन चला जो आप भी बना लोगे। आज मैं इसको यहां नहीं लिखना चाहता, जैसे जैसे मैंने यहां पे बेटा लिखा हुआ है करंट एसेट्स सबसे तो ऊपर, आपने कहा नहीं मैं यहां नहीं लिखूंगा, मैं जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, मैं इसको यहां नहीं लिखूंगा, मैं तो प्रीपेड को सबसे पहले लिखूंगा और कैश एंड इक्विवेलेंट्स को उसकी जगह लिखूंगा, स्विच कर दोगे। मैं तो ऐसे करूंगा बेटा, ऐसे नहीं होता। एक फॉर्मेट है बेटा, उस फॉर्मेट को पूरा करना पड़ेगा, और उसी फॉर्मेट को बेटा दो बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग बैलेंस शीट। बेटा इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग बैलेंस शीट। इसके दो ऑर्डर है बेटा। हालांकि बेटा ये बहुत ही बेसिक लेवल पे आपने क्लास में पढ़े होंगे दो ऑर्डर्स बेटा। बेटा याद होगा, एक हमने 11th क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। मैं क्या होता है आज फिर समझा दूंगा। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, आते हैं अभी इस पे क्या होता है। एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि आपको लग नहीं रहा है इसको देखने से, जिसकी शक्ति देख के बेटा ये सर ये कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चों वाला कंसेप्ट है, बच्चों वाले कंसेप्ट को ही तो बेटा, हालांकि आप यही है ना अंडर एस्टिमेट कर देते हो कभी कभी चीज को, वही आपको आगे जाके खराब कर देती है बेटा। ठीक है, चलिए, मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बेटा आप बैलेंस शीट ऐसे नहीं बना सकते, आपको बैलेंस शीट बनाने का दो ऑर्डर है। अच्छा, इन दो ऑर्डर को बताने से पहले बेटा अभी मैं आपको एक क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा था उसका आंसर दे दूं कि सर ये जो आपने ये दो फॉर्मेट दिए सर, ये वर्टिकल फॉर्मेट जिसको सर हम रिपोर्ट फॉर्मेट भी बोलते हैं, या सर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो गया जिसको सर हम अकाउंट या टी फॉर्म भी बोलते हैं। सर ये तो हो गई किताबें बातें, आपने ये थ्योरी छापी। मैंने कहा अच्छा,
लेकिन हमको ये बताओ सर, रियल लाइफ के हिसाब से क्या हम ये अकाउंट फॉर्म, ये वर्टिकल फॉर्म, ये सब बना सकते हैं, नहीं बना सकते? या ये सब किताबी बातें हैं? नहीं हो सकता तो सर आगे बढ़ो, इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो जो रियल लाइफ के हिसाब से है ही नहीं? बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैंने आपको क्या बोला, हर चीज यूएस गैप आईएफआरएस में लिखी हुई है। ये अकॉर्डिंग टू यूएस गैप, बेटा आईएफआरएस में ऐसी बोल देता हूं साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये कॉम्बो है, दोनों में सेम ही लिखा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं साथ में। जहां ये अलग अलग होगा मैं आपको बताऊंगा। बेटा अगर आप आईएफआरएस और यूएस गैप को खोल के देखेंगे, उन्होंने साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि एक यूजर ऑफ सॉरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, एक अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसके पास ऑप्शन है कि वो दोनों बना सकता है। वो वर्टिकल फॉर्मेट भी बना सकता है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी बना सकता है। मतलब सर आप ये कह रहे हो जो बचपन से हम वो जो बैलेंस शीट बनाते थे अकाउंट वाली, वो हम बना सकते हैं? हाँ बेटा आप बना सकते हो। सर हम मुझको ऐसा लग रहा है सर आप ये चीज गलत बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर देखिए हम मनी कंट्रोल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ये कंपनी की ही ये वेबसाइट ऑफिशियल हो गई। सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब डाउनलोड करते हैं ना, तो सर ये जो आपने बैलेंस शीट बना रखी है वो तो सर ऐसी दिखती है। सर ये वो तो किस दूर दूर तक ऐसी नहीं दिखती अकाउंट फॉर्म तक। हाँ बेटा मैं अभी आपको इसका लॉजिक बता रहा हूं ना। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो बेटा? मैं बता रहा हूं आपको इसका लॉजिक। मैंने आपको बोला क्या? मैंने आपको बोला आपके पास दोनों का ऑप्शन है। बेटा ये तो आपकी डिस्क्रिप्शन है ना। अब मैं क्या करूं जब ये कंपनी फाइनेंशियल लोग वर्टिकल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे? सर मैं क्या करूं का क्या मतलब है सर? कोई बात तो बताओ, कोई लॉजिक तो बताओ। हाँ बेटा इसका लॉजिक है, इसका लॉजिक है। देखिए बेटा वर्टिकल फॉर्मेट में ओ सॉरी बेटा मैंने आपको सॉरी इसका मना करा। हाँ बेटा ये जो है ना बेटा वर्टिकल फॉर्मेट, इसमें एक लिमिटेशन है बेटा, इसमें एक दिक्कत है। इसमें बेटा कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है बेटा। डिफिकल्ट नहीं, खिचड़ी बन जाती है बेटा, थोड़ी सी बहुत खिचड़ी सी बन जाती है। इसमें अच्छा नहीं लगता बेटा। मैं आपको सेक्शन ए में जब मैंने आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए थे, तो बेटा आप देखना वहां पे कितना इजी है। बेटा आप एक बैलेंस शीट को ऐसे लिख रहे हैं, आप एक बैलेंस शीट को ऐसे लिख रहे हैं बेटा, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? बेटा यहाँ पे देखो करंट बैलेंस, प्रो फॉर्मा बैलेंस, देखो ये अभी सोचो ये है 2024 का 2025 का बैलेंस, ये 2024 का बैलेंस। आप यहाँ पे आराम से बेटा करंट बैलेंस लिख रहे हो, पिछले साल का बैलेंस लिख रहे हो, और उसके साथ में उसका एनालिसिस भी दिखा रहे हो। कितना इजी है बेटा, सीधा सीधा पढ़ लिया। लेकिन बेटा यही अगर आप टी फॉर्म में बनाओगे ना बेटा, टी फॉर्म में कितने कॉलम आपके बन जाएंगे, चार चार तो ऐसे कॉलम भी बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बेटा ये देखो ये हो गया 2025 का, ये 2024 का, फिर उसका परसेंटेज एनालिसिस 2025 का, फिर उसका परसेंटेज एनालिसिस 2024 का, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स होंगे। बेटा ये इतनी लंबी तो बैलेंस शीट ही बन गई। क्या कंपैरेटिव? बड़ा मुश्किल है बेटा कंपेयर, बहुत खिचड़ी बन जाएगी बेटा। नंबर नंबर लगेगा, अखबार लगेगा, नंबर फुल ऑफ न्यूज़पेपर लगेगा फुल ऑफ नंबर्स। तो बेटा ये बहुत ही गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता देखने में, अच्छा नहीं है। दूसरा बेटा इसके अंदर एक लिमिटेशन और बेटा, आप यहाँ पे कुछ चीज नहीं लिख सकते अपने आप को, जैसे पैरेंथेसिस होते हैं ना बेटा, मैं आपको समझाऊंगा वो क्या होते हैं, अभी फ्यूचर में बताऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं समझाऊंगा। पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है बेटा, आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते हो। तो सर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगा ना, वो तो बेटा वो अलग होता है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल अजम्पशन होती है कि आपने कैसे कैसे वो चीज यूज करी, उसका आपने क्लासिफाई कैसे करा, आपने कैसे अज्यूम करी कि मैं इस चीज को ऐसे दिखा रहा हूं। लेकिन पैरेंथेसिस ऐसा नहीं होता बेटा, उसमें आप एक छोटी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देते हो किसी पर्टिकुलर चीज की। बेटा इसके अंदर बहुत मुश्किल है वो चीज, बहुत मुश्किल है, खिचड़ी बन जाएगी बिल्कुल। तो बेटा जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं, बहुत इजी होता है इसके अंदर। दूसरा बेटा डिस्प्ले, ये आंख में बहुत अच्छी लगती है देखने में। मैंने आपको बताया बेटा, आप खुद ट्राई कर लेना बेटा, एक बैलेंस शीट को आप ऐसे ना बना के एक बार ऐसे बनाना बेटा, खुद एक कन्वर्ट करो बेटा ऐसे बना के, आप खुद समझ जाओगे बेटा कि मैं क्या कहना चाहता था आपको। बेटा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती देखने में, गंदी लगती है, आंखों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती बेटा, चुभती है। ये बहुत अच्छी लगती है बेटा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा पर्टिकुलर आपको सामने आ जाते हैं। अच्छा ऐसा 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 बेटा, आपको जो नजर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, इसमें मतलब नैरो हो जाता है। यहाँ पे एक जगह रहता है, फैलता नहीं, यहाँ पे बेटा बहुत फैल जाता है, बहुत जगह फैल जाता है, आपको बहुत जगह दौड़ाना पड़ता है। बेटा बहुत फैक्टर्स हैं इसके, ऐसे तो मैं आपको बहुत फैक्टर्स गिना दूं, लेकिन यूएस गैप और अपने आईएफआरएस के अंदर दोनों फॉर्मेट अलाउड है बेटा। अगर आपकी कंपनी ये चाहती है कि हम अकाउंट फॉर्मेट ही बनाएंगे, तो आप अकाउंट फॉर्मेट बना लो, आपको जेल नहीं हो जाएगी। अरे एफएसबी ऑडिटर आपको बेटा को जेल में नहीं डाल देगा, आपको फाइन नहीं लगा देगा। पीसीओबी बोर्ड आप पे फाइन नहीं लगा देगा कि आपने फॉर्मेट की बोर्ड लगाया हॉरिजॉन्टल फैन, ये तो आप बच्चों वाला फॉर्मेट यूज करो 11th क्लास वाला, ऐसे नहीं है, अलाउड है, कर सकते हो। दूसरा बेटा क्या है, एक देखा देखी होती है। अरे एक कंपनी ने बेटा स्टार्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल ये सॉरी वर्टिकल फॉर्मेट बनाना, अब सारी कंपनी वर्टिकल बनाएंगी। इसका लॉजिक ये है ताकि एनालिसिस इजी हो जाए।
अब बेटा सोचो, एक कंपनी है, उसने वर्टिकल फॉर्मेट बनाया, अब दूसरी कंपनी है लेकिन उसने हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाया। अब बेटा एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन्वेस्टर, वो इस कंपनी का इन्वेस्ट कर रहा है, अब वो इसको कंपेयर करना चाहता है इससे, अब वो उस बेचारे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब बेचारा, अरे बेटा वो एकदम से डिफिकल्ट हो गया ना, अरे यार इसने बनाई है वर्टिकल फॉर्मेट, इसने बनाई है हॉरिजॉन्टल, तो बेटा उसको ढूंढना पड़ेगा, अच्छा ये चीज यहाँ है, अच्छा नीचे जाके ये चीज यहाँ है। बेटा कंपैरिजन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो गया, एक वर्टिकल बना रहा है, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। बेटा कंपैरिजन जब भी होता है ना, हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन होती है कंपैरिजन के लिए। आपको हर चीज सीधी सीधी, मतलब अगर आप यहाँ पे वर्टिकल कर रहे हो तो फिर दूसरी कंपनी से भी वो एक्सपेक्ट करेगा वो वर्टिकल रखे, बेटा उसको उस कंपनी से मन खराब हो जाएगा। वो, अरे वो इतना टाइम वेस्ट क्यों करेगा उसका एनालिसिस करने में, उसके लिए बड़ी मेहनत हो जाएगी। वो वर्टिकल यूज कर रहा है, बाकी सारी दुनिया में वर्टिकल यूज कर रहा है, आप हॉरिजॉन्टल यूज कर रहे हो। बेटा आप अपने आपको हटके नहीं दिखा रहे थोड़ा अलग? बेटा कभी कभी हटके दिखाना, आउट ऑफ साइंड बेटा आउट ऑफ माइंड, ऐसा हो जाता है बेटा, ठीक है। आपको जैसा, फिर जैसे दूसरे चल रहे हैं आपको वैसा चलना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन है बेटा, एक कन्वेंशन होती है, एक होती है चीज कन्वेंशन, मतलब जैसा सब चल रहे हैं आप भी वैसा फिर चलते रहेंगे, होता है बेटा, यही होता है। तो बेटा आप हॉरिजॉन्टल अगर बना के चल रहे हो तो इन्वेस्टर जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, सीधी बात है बेटा, क्योंकि उस बेचारे की आदत हो गई सब वर्टिकल बना रहे हो, उसने अपना दिमाग वर्टिकल के हिसाब से बना लिया, एक सेटिंग होती है ना बेटा। लेकिन वही बेटा अब जैसे बेटा एकदम से एक एंड्रॉइड यूजर आईफोन में स्विच होता है, उसको आदत होती है बेटा हर चीज में एंड्रॉइड को, बेटा बड़ा फ्री चलाता है बेटा वो तो, लेकिन आईफोन में आके थोड़ा सा वो उसको ऑप्शंस में एक्सप्लोरेशन में डिफिकल्टी लगती है, यार ये क्या हुआ, तो एकदम से बेटा ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगता है। अब बेटा वो टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेके आएगा फिर आपकी, सीधी बात है बेटा, टाइम जहां है वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो बेटा क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, सीधी बात है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका अकाउंट फॉर्मेट चलता है, मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो वैसे कहीं है ही नहीं, चलो कोई नहीं। तो बेटा मैंने आपको बता दिया अकाउंट फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल है यूएस गैप और आईएफआरएस के अंदर, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आप कह रहे हो नहीं मैं तो वर्टिकल, अरे बनाओ ना, किसने रोका अकाउंट फॉर्मेट बनाने में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फॉर्मेट जिसको हम रिपोर्ट फॉर्म भी कहते हैं वो भी एक्सेप्टेबल, लेकिन एक पॉइंट टू टेक अवे बता रहा हूं बेटा, रिपोर्ट फॉर्मेट जिसको वर्टिकल फॉर्मेट भी बोलते हैं वो रियल लाइफ में ज्यादातर चलता है। यहां पे देखिए, दिस इज मोर कॉमन इन प्रैक्टिस, ये चलता बेटा, रियल लाइफ में ही चलता है। ये जो मैंने आपके साथ, तभी बेटा मैंने आपके सामने ये वाली रखी, ठीक है, क्योंकि बेटा आपको रियल लाइफ में ही जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे बेटा, तो अकाउंट फॉर्मेट बनाने का कोई तुक बनता नहीं, वो आप बेटा बचपन से बनाते आए रहो, वो आपने बहुत देख ली, अब इसका भी थोड़ा सा आदत डाल लो, ठीक है। ये है सर, ये तो एक जवाब हुआ, ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन ये जो आपने यहां पे एक चीज और लिखी थी, ऑर्डर बैलेंस शीट, इसका क्या सिस्टम है बेटा? अभी तो मैंने आपको ये बोला कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आप हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी बना सकते हो और एक वर्टिकल फॉर्मेट भी बना सकते हो, ये हो गई एक बात। लेकिन इसके अंदर जो हम पर्टिकुलर्स डालेंगे, जैसे मान के चलो बेटा आपने ये बैलेंस शीट बनाई है, आपने बेटा ये बैलेंस शीट बनाई, ये आपका एसेट्स है, अब इन एसेट्स के अंदर बेटा ये हो गए करंट एसेट्स, ठीक है बेटा, और यहां अगर आप दिखा रहे हो नॉन करंट एसेट्स, ऐसे दिखा रहे हो अगर आप ऐसे, सेम अप्लाइज विद लायबिलिटीज, है ना। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बेटा इस टाइप ऑफ ऑर्डर को लिक्विडिटी ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब बेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि बेटा जो चीज बहुत, एक ऐसी एसेट जो पानी में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी से जल्दी पानी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब आप आपके सामने एक एसेट रखे और आप चुटकी बजा के बोलो अभी के अभी पानी कन्वर्ट हो जाए, अभी की अभी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी सॉरी बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपके लिए बोला बेटा जैसे एक आइस होती है बेटा, बर्फ, अभी उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड है, इन द करंट स्टेट वो एक मैटर जो उसका है अभी वो सॉलिड स्टेट पे है, लेकिन आफ्टर टाइम, है ना, जैसे टाइम बेटा थोड़ा सा लैप्स होता है, ग्रेजुअली आप देखेंगे उसका जो मैटर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो यही मेरी बात है बेटा, लेकिन यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है बेटा, ऐसा नहीं है बेटा आप जैसे आपने यहाँ पे आइस रख के चुटकी बजा के वो पानी हो गया, नहीं बेटा, इट विल टेक टाइम, कंसिडर इट्स इन द रूम टेम्परेचर, आपने उसके रूम टेम्परेचर में रखा है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी, और उस टाइम के अंदर बेटा वो पानी के अंदर कन्वर्ट 101% होगी, 101% होगी बेटा। अब मेरी बात सुनिए, ऐसे ही बेटा एसेट है, एक एसेट आपने रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने डेटर्स एज्यूम कर लेता हूं, डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स, पता है आपको बेटा डेटर्स, आपने अब सोचो आपने अपने टेबल के सामने वो डेटर्स को रख दिया, अब बेटा आपने बोल रहे होगा चुटकी बजा के वो पानी में कन्वर्ट हो जाए, बेटा मैंने आपको बोला जैसे रियल लाइफ में बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाती है, हर चीज लिक्विड को हम पानी बोलते हैं बेटा, पानी हमारे लाइफ में एग्जांपल आता है, ऐसी बेटा बिजनेस में पानी का जो सिंबल, बेटा पानी इज अ सिंबॉलिक इन अ बिजनेस नेचर,
पानी इज अ सिंबॉलिक नेचर, लेकिन एक्चुअली में जो पानी यहाँ पे शब्द हम अगर जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो कैश होता है। मतलब धंधे का जो पानी होता है उसको हम कैश बोलते हैं। मतलब जैसे दुनिया में सबसे मोस्ट लिक्विड नेचर क्या है बेटा? पानी तो है जो आप पानी पीते हो। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, इससे ज्यादा लिक्विड कहीं जा सकते हो? इससे ज्यादा लिक्विड मैं 40 कहीं जा ही नहीं सकते। बेटा पानी से ज्यादा सबसे ज्यादा लिक्विड, इससे ज्यादा नीचे कहां जाओगे? बेटा बर्फ ज्यादा से ज्यादा जो लिक्विड में कन्वर्ट होगी वो पानी में कन्वर्ट होगी जिसको आप पी सकते हो। उससे ज्यादा और नीचे जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है। पानी के अलावा भी कोई और मैटर है जो लिक्विड का? कोई और मैटर है लिक्विड का? बेटा उससे ऊपर है वो, लास्ट सबसे पानी है, इसके अलावा इसके नीचे और कोई जा ही नहीं सकता। एक चीज जो लिक्विड होना चाहती है बेटा वो लास्ट टू लास्ट पानी में ही कन्वर्ट हो सकती है, इससे नीचे और कोई जा नहीं सकता। फिर तो गैस है बेटा, भाप बन जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वो एक अलग मैटर है, वो तो अलग मैटर पे चला गया। मैं लिक्विड मैटर की बात कर रहा हूं, लिक्विड स्टेट में लीस्ट जो लास्ट लेवल है बेटा वो पानी है, पानी। ऐसे ही बेटा बिजनेस के अंदर जो सबसे लास्ट लेवल है लिक्विड होने का, उससे बोलते हैं कैश। अरे धंधे में बेटा कैश लेके घूम रहे हो, इससे ज्यादा नीचे लिक्विड कहां जाओगे? बेटा आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, कैश ही तो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल लिक्विड ट्रांजैक्शन। मुझे बात बताओ, यूपीआई बोलोगे? यूपीआई बोलोगे ना, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आता है। डेबिट कार्ड बोलोगे, प्लास्टिक मनी बोलोगे, क्या बोलोगे? इंटरैक्ट बोलोगे, वायर ट्रांसफर बोलोगे, क्या बोलोगे? हर चीज यही बोलोगे ना। बेटा ये सारे के सारे आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आते हैं। इससे ज्यादा लिक्विड क्या जाओगे? मुझे बता दो, आपको चैलेंज देता हूं, इससे ज्यादा लिक्विड क्या? कहां लिक्विड है? कोई लिक्विड नहीं है बेटा, इससे ज्यादा लिक्विड कुछ हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं बेटा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, हाँ जी सर, ओके। अब बात सुनिए मेरी, इससे ऊपर हो सकते हैं फिर, लेकिन फिर तो वो लिक्विड स्टेट को ऊपर चले जाएंगे ना, तो कोई और स्टेट चले जाएगी। लिक्विड इन द बिजनेस, इसलिए कह रहा हूं बेटा ये सिंबॉलिक स्टेट रखी हुई है। केमिस्ट्री में जैसा हम स्टेट पढ़ते हैं, ये फाइनेंस के अंदर इज सिंबॉलिक। इसका मतलब जो लिक्विड है, इसका मतलब कैश से यहाँ पे तुलना की गई है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर सबसे लास्ट लिक्विड लेवल पानी होता है, ऐसे बैलेंस शीट फाइनेंस की दुनिया के अंदर जो सबसे लास्ट मैटर होता है लिक्विड का, वो कैश होता है बेटा। ठीक है, ये है बेटा इनसाइड। इसलिए बेटा आज लॉजिक दे दिया मैंने आपको, ये एक लॉजिक है बेटा। ठीक है, चलिए ओके। तो यहां पे बेटा अगर आप ये वाला मैटर यूज कर रहे हैं, या मैं आपको रियल लाइफ से दिखा देता हूं, ये ली बेटा, अगर आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मेट को ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाया गया है। देखिए यहां पे दो चीजें हैं, पहले तो कौन सा फॉर्मेट यूज किया गया है वो आप बताइए। सर यहां पे साफ साफ दिख रहा है, यहां पे रिपोर्ट फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट यूज गया। ठीक है, अरे वर्टिकल फॉर्मेट बनाया, लेकिन बैलेंस शीट के जो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपने कैसे दिखाए, किस ऑर्डर में दिखाए? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, डिसेंडिंग मतलब इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। बेटा ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। यहां पे बेटा जो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स आप दिखा रहे हैं, ये इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी आप दिखा रहे हैं। सर कैसे आप ये चीज बता सकते हैं? देखिए बेटा आप यहां पे देखिए, मैंने सबसे पहले तो करंट एसेट लिखा, करंट एसेट्स ही लिखते मैंने ये बता दिया कि मैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा आप करंट एसेट सबसे पहले दिखा रहे हैं, तो मतलब आप ये दिखा रहे हैं। बेटा आप मुझे बात बताओ, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में से सबसे पहले लिक्विड कौन होगा? ये तो बच्चा भी बता देगा। ऑपरेटिंग साइकिल एएससी मैंने आपको बताई थी 210 का सब टॉपिक 45, याद होगा बेटा आपको वो एएससी ऑपरेटिंग साइकिल बताई थी। करंट एसेट्स की डेफिनेशन उसके अंदर ही आती है। तो जो चीज विद इन अकाउंटिंग ईयर या कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, उसे करंट एसेट्स बोलते हैं। तो बेटा यहां अगर मैं सबसे पहले दिखा दूं, जैसे बेटा ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सबसे पहले ये लिख दिया, क्योंकि बेटा इससे ज्यादा नीचे लिक्विड आप कहीं जा ही नहीं सकते। बेटा कैश से ज्यादा नीचे लिक्विड और होता क्या है दुनिया में? बेटा एक रिक्शे वाला, एक पैदल चलता हुआ आदमी, बेटा आप और हम जैसे लोग सब, बेटा यहां तक कि बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, बिजनेस, उनके पास सबसे लीस्ट वो तक कैश यूज करते हैं, सब कैश यूज करते हैं। सबसे ज्यादा लिक्विड है बेटा, ये द मोस्ट लिक्विड नेचर। इसलिए बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा लिक्विड की जो रैंकिंग है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, इसलिए ज्यादा इसको नंबर 1 में लिखा हुआ है। दूसरा जो सबसे ज्यादा लिक्विड बोला जाता है बेटा वो मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा आजकल, आजकल की बात कर रहा हूं, आजकल बेटा जो आपके पास सिक्योरिटीज है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखी होती है। डीमैट अकाउंट में होती है ना बेटा। बेटा आप एक सेकंड नहीं लगता, आप उनको सीधा बाय करो, आप उनको सीधा सेल करो, आपके अकाउंट में पैसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन टाइम होता है T+2, ये सब वो है। अरे लेकिन अकाउंट में तो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है ना, आपका जो वहां पे जो आपका इंटरफेस, जो भी आप ऐप यूज कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग या आप इन्वेस्टमेंट डिवाइस यूज कर रहे हैं, वहां पे तो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। आपके रियल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है बेटा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड नेचर ये है बेटा। आपके पास सोचो 10,000 शेयर्स पड़े, आपने उसको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रखा था, लेकिन आपने कहा चलो थोड़ा स्विंग पे चले जाते हैं, स्विंग पे चले जाते हैं, आपने क्या करा, चलो उसको बेच देते हैं, पैसे की जरूरत आ गई होगी बेटा। अभी ये टॉपिक है बेटा हमारा पार्ट 2 का सेक्शन बी, मैं आपको समझाऊंगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैसे वर्किंग कैपिटल को आपकी इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पूरा मॉडल है इसका बेटा, पढ़ेंगे वहां पे। तो आपको थोड़ा बेटा कैश फ्लो के थोड़ा धंधे में कमी आ गई, तो आपने कहा चलो मार्केटेबल सिक्योरिटीज पड़ी है, इसको बेच देते हैं मार्केट में, आपने इसको मार्केट में बेच दी। तो बेटा पहले वो वाला जमाना नहीं था कि आप स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे, ब्रोकर को हायर करेंगे, ब्रोकर को फोन मिलाएंगे, बेटा प्लीज मेरा बेच दे, वो बायर ढूंढेगा, तब बिकेगा, आपके पास पैसा आएगा, ऐसे नहीं है बेटा। अब बेटा डीमटेरियलाइज फॉर्म में है, 1 सेकंड लगता है ऐप में ऐसे स्वाइप करने में, सेल हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। सेकंड मोस्ट लिक्विड नेचर ये है बेटा। कितना टाइम लगता है, अरे अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे बेटा, या आपके पास कोई भी थोड़ा सा ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का, अगर आपने इन्वेस्टिंग भी करी हुई है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, या आपके पास किसी ने करी है, तो वो मेरे शायद इस बात से कनेक्ट हो पा रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो बेटा अगर नहीं भी पता तो आपको मैं बता देता हूं कि शेयर ट्रेडिंग और बाइंग करना, सेलिंग करना, इन्वेस्टिंग करना बहुत ईजी बन चुका है आजकल की इस टाइम पे। डीमटेरियलाइज फॉर्म आगे बेटा, एक टाइम ऐसे स्वाइप करना है, सेल हो जाएगा, ऐसे स्वाइप करना, बाय हो जाएगा, सीधी बात है बेटा। तो द मोस्ट लिक्विड यही है बेटा सेकंड, ठीक है। आप कभी भी इसको सेल ऑफ कर सकते हैं, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, आपके पास पैसा आ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। ओके सर, समझ गए। अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा गया सर, अब ये कैसे हो गया सर, रिसीवेबल है, डेटर है, वो तो अपने टाइम पे पेमेंट देगा। मतलब सर देखिए सर, जैसे मैंने 30 दिन का उधार किसी को दिया, तो उसके पास उस तो सामने वाले को जो मैंने 30 दिन का उधार दिया, वो जो मुझे पेमेंट देगा बेटा, वो तो 30 दिन बाद ही देगा ना, उससे पहले थोड़ी ना आएगा। हालांकि बेटा इसमें कैच होता है, इसमें कैश होता है, वो है कैश डिस्काउंट का, वो भी पार्ट 2 का कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। बेटा आप क्या करते हो, कभी कभी प्रॉम्प्ट पेमेंट लेने के लिए क्या करते हो, सामने वाले डेटर को कैश डिस्काउंट ऑफर कर देते हो ताकि जल्दी पेमेंट आ जाए, ठीक है। अब वो बताएंगे वो क्या होता है, लेकिन आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि सर अगर आपने 30 दिन का उधार दे रखा तो 30 दिन के अंदर पेमेंट आएगी ना, ये कैसे लिखा, हमको तो अभी पैसे की जरूरत है। हाँ बेटा, आपको अगर अभी पैसे की जरूरत है, आ जाएगा ना पैसा, टेंशन क्यों ले रहे हो बेटा। एक कंसेप्ट चलता है फाइनेंस की दुनिया में, उसे बोलते हैं फैक्टरिंग। बेटा कंसेप्ट होता है फैक्टरिंग, आपको पता नहीं, आपने नाम सुना ही नहीं सुना, बाकी सीएमए यूएसए में आ गए, अब सुनते रहना बेटा, अब से सुनते रहोगे, अब टेंशन नहीं लेनी। पार्ट 2 का कंसेप्ट है, पार्ट 1 में भी थोड़ा सा पढ़ना बेटा। फैक्टरिंग सेक्शन बी में मैं आपको पढ़ाऊंगा फैक्टरिंग एक्चुअली क्या होती है। फैक्टरिंग बेटा ये होता है, एक तरीके से अगर बिल्कुल शॉर्ट में बोलूं, बिल्कुल शॉर्ट में, अकाउंट रिसीवेबल अपने बेच देना, बेटर। बेटा क्लास 11th में आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके चैप्टर पढ़ा होगा, या ग्रेजुएशन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज शायद सुना होगा आपने, एटलीस्ट पढ़ा तो है, अकाउंटिंग करिए, उसमें आपको याद होगा बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल ऐसे ही है फैक्टरिंग भी। आपने बेटा बीआर होते थे आपके बिल्स रिसीवेबल, है ना, आप क्या करते थे, आपको किसी से बिल मिल गया, अब वो पेमेंट आपको उस ड्यू डेट पे देगा, जिस बिल जो डेट आपकी मैच्योरिटी उस पर लिखी हुई है बिल पे, उसी डेट पे देगा। लेकिन आपको तो पैसे की अभी जरूरत पड़ी है, क्योंकि आपको बिजनेस के खर्चे देने हैं, अब क्या करें, तो बेटा क्या जाओगे बैंक के पास जाके बिल्कुल डिस्काउंट करा दोगे बेटा, बिफोर ड्यू डेट आपको वो बिल डिस्काउंट हो जाता था और आपको पैसे मिल जाते थे, याद है। ऐसी डेटर्स के साथ भी है बेटा, एक एजेंट्स होते हैं, एक फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, आपकी डेटर खरीद लेते हैं और आपको ड्यू डेट से पहले ही पैसा दे देंगे। नो डाउट बेटा वो अपनी कुछ मार्जिन फीस, फैक्टरिंग फीस वगैरह काटेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट वगैरह काटेंगे, वो देखेंगे, उसकी कैलकुलेशन है बेटा प्रॉपर, ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा बेटा, फैक्ट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और सीएमए यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस 2000 जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से तो पता नहीं फैक्टरिंग का सीएमए यूएसए वालों को क्या फेवरेट बन गया कि टॉपिक पूछे जा रहे हैं बेटा, हर टाइम में पूछ रहे हैं। अब तो एक बार आप आई थिंक पिछले से पिछले टाइम में तो ऐसे में भी पूछा हुआ था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टरिंग आपको आनी चाहिए, फोकट के नंबर है बेटा, बहुत सिंपल है, लेकिन नहीं समझा तो फिर उतना डिफिकल्ट भी है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया, इसलिए कैश में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो जाए बेटा। इन्वेंट्री, अब बेटा इन्वेंट्री तो धंधा खोला ही क्यों है भाई, माल बेचने के लिए, तो बेटा माल है, बेचोगे तो कैश में कन्वर्ट होगा, सीधी बात है बेटा, बार्टर सिस्टम तो है नहीं, उसकी जगह चावल ले लिया, तो बेटा कैश में कन्वर्ट होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस सबसे लास्ट में क्यों लिखा है सर, क्योंकि बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्चुअली कैश आता ही नहीं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस से कैश नहीं आता, ओनली बेनिफिट आता है बेटा। प्रीपेड एक्सपेंसेस बस एक नाम की एसेट है, आपका कोई एसेट, आप उससे आपकी कोई कैश फ्लो नहीं आती बेटा। ये जितने भी दुनिया भर के ऊपर मामले लिखे हैं सबसे कैश फ्लो आएगी, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ऐसा एसेट है जिससे, इकलौता ऐसा एसेट है जिससे कैश नहीं आता, क्या कहते हैं, कैश नहीं आता। हाँ बेटा, हालांकि ऐसी और भी एसेट्स हैं, लेकिन वो फिक्टिशियस होती हैं या फालतू होती हैं, उनको राइट ऑफ करते हैं बेटा, इससे तभी इसको भी बेटा आगे जाके हटा देते हैं, प्रीपेड को भी राइट ऑफ कर देते हैं जब इससे बेनिफिट मिलता है, इससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट आता है, कैश नहीं आता बेटा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं,
बेटा आप सोचो, आपने एक इंश्योरेंस ले रखा है, हर महीने आपको उसकी इंश्योरेंस की बेटा आपको क्या कहते हैं प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। सोचो आपके पास इस महीने ज्यादा ही पैसा आ गया, आपने अगले महीने का भी एडवांस पे प्रीमियम दे दिया। आता है ना ऑप्शन बेटा एडवांस का भी देने का, तो बेटा आपने अगले महीने का भी एडवांस पे दे दिया। हाँ जी सर, दे दिया आपने। तो बेटा वो जो आपने एडवांस का दिया एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, अब मैं समझा चुका हूं आपको एक्रूअल बेसिस क्या होता है। एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बेटा अभी क्या आपने उस प्रीमियम का बेनिफिट अभी से ले लिया या नहीं? बेटा वो जो प्रीमियम आपने अगले महीने का दिया है, उसका बेनिफिट भी तो आपको अगले महीने मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना इंश्योरेंस प्रीमियम वाले आपको इस महीने दे देंगे उसका बेनिफिट। एग्जाम्पल अगर आपको और ज्यादा इजी चाह रहा है, बेटा मैं रेंट का एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा आप इस महीने रेंट रह रहे हैं, सोचो जनवरी का रेंट है आपका, जनवरी का रेंट है, फेब्रुवरी का बेटा आपको रेंट अभी आपने दिया नहीं, आपने एडवांस में दे दिया। सोचो आपके पास पैसा आ गया, आपको अभी देना था लेकिन आपने पैसा ज्यादा ही आ गया, आपने फेब्रुवरी का रेंट भी एडवांस में दे दिया। तो बेटा वो एक्रूअल बेसिस के हिसाब से आपको वो प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि उसको आपने एसेट में इसलिए दिखाया, पीएनएल में आप इसलिए नहीं दिखाते, इनकम स्टेटमेंट में इसलिए नहीं दिखाते, क्योंकि ये जो खर्चा है ये आपका एक्चुअली टेक्निकली अगले महीने का खर्चा था। इसका जो बेनिफिट आपको मिला है वो आपको अगले महीने मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना बेटा आप जनवरी में रह रहे हो, आपने जनवरी का रेंट दिया तो आपको जनवरी में रेंट की सर्विसेज मिल रही है, फरवरी के रेंट की सर्विस डबल डबल रेंट का कैसे मिल रहा है आपको सर्विस? एक महीना ही रहेगा बेटा, आप जनवरी का आपने रेंट दिया तो आपको जनवरी का रेंट के रहने की सर्विसेज ही मिल रही है ना। अगर आप फरवरी का नहीं दोगे तो आपको रेंट की सर्विसेज नहीं मिलेगी, तो फरवरी के रेंट की सर्विस तो बेटा आपको फरवरी में मिलेगी, सीधी बात है। लेकिन आपने उसका खर्चा एडवांस में दे दिया, तो बेटा अब आपको क्या है, इसलिए वो आपकी एसेट है। आप बैलेंस शीट में उसको एसेट दिखा के ये बताते हो यूजर को कि भैया मैंने अगले महीने का रेंट का खर्चा दे दिया लेकिन बेनिफिट अभी मिला नहीं, मिलने वाला है। तो जब मिलने वाला है तो बेटा इनकम स्टेटमेंट में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में तो हम तब दिखाते हैं जब बेनिफिट रियलाइज हो गया हो, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हुआ, आने वाला है, तो तब आप एसेट में दिखाओ। इसलिए बेटा यहाँ पे कोई कैश फ्लो नहीं आती, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखा होता है। तो सर जब इतना ही लास्ट है तो बिल्कुल ही लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पे। बेटा जब इतना ही लास्ट लिखना, बेटा इतना भी लास्ट नहीं लिखना। बेटा बैलेंस शीट का मैंने आपको पहले से एक्रूअल में पढ़ाया था, कंसेप्ट सिर्फ कैश का नहीं होता, कैश बेनिफिट मॉनेटरी बेनिफिट का नहीं होता। अरे कोई आपने एसेट बैलेंस शीट में लिखी, जरूरी थोड़ी ना उससे मॉनेटरी बेनिफिट आएगा। बेटा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी तो है, प्रीपेड एक्सपेंस, वो भी तो आ सकता है। तो बेटा यहाँ पे जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है वो यहाँ के बेनिफिट से बहुत जल्दी आ गया। बेटा नॉन करंट में तो बेटा आपको जो कैश फ्लोज आती रहेंगी वो तो सालों आएंगी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, 5 साल तक आती रहेंगी। प्रीपेड का तो बेचारा बेटा आपको अगले महीने बेनिफिट मिल जाएगा। कंसेप्ट है बेटा, ऐसे चलना है आपको, रिसर्च बेस। बेटा रिसर्च वाला दिमाग आपको चलना है। सीएमए यूएसए में थोड़ा सा रिसर्च दिमाग रखना पड़ेगा, सीपी में आप अपना अकाउंटिंग दिमाग रख सकते हो, सीएमए में थोड़ा सा ब्रॉड माइंड लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब आप बैलेंस शीट में जो अपनी एलिमेंट्स दिखा रहे हो वो इस तरीके से दिखाते हो कि सबसे ज्यादा जो लिक्विड से लिक्विड होती है उसको दिखाते हो, फिर उससे ज्यादा जो लिक्विड होती है, फिर उसके बाद जो लिक्विड है, फिर वैसे दिखाते हो। नॉन करंट एसेट्स आप सबसे लास्ट में दिखाते हो उसके बाद, क्यों? क्योंकि बेटा पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। नॉन करंट एसेट्स वो होती है जो बेटा सबसे ज्यादा टाइम लेती है कैश में कन्वर्ट होने में। बेटा वो 1 साल से या ऑपरेटिंग साइकिल को अगर आपकी क्रॉस कर दे तो फिर वो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट एसेट। फॉर एग्जांपल बेटा आपने एक मशीनरी अपनी फैक्ट्री में लगा रखी है, तो बेटा जो मशीनरी से जो आपको बेनिफिट आएगा, जो कैश फ्लोज आपको आएंगी, बेटा वो आपको सालों लग जाएंगी। सोचो 5 साल, 5 साल तक आएंगी, तो बेटा ये तो नॉन करंट एसेट है। तो बेटा इस ये लिक्विड थोड़ी ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप इसको लिक्विड करना चाहते हो, वो अलग बात है, आपने उसको बेच दी, बेटा वो तो फिर आपने बेच दी ना, वो तो आपने सेल ऑफ कर दिया, वो तो आपने डिस्पोज कर दिया। वो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, हम कह रहे हैं बेनिफिट, उससे जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी नहीं आ रहे बेटा, वो तो ऑपरेटिंग साइकिल क्रॉस करके आ रहे हैं। तो सीधी बात है बेटा ये एक नॉन करंट एसेट है, तो इससे क्योंकि कैश जल्दी नहीं आ रहा। दूसरा बेटा इनकी लिक्विडिटी बहुत हार्ड होती है। बेटा मशीनरी तो चलो एक एग्जांपल है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है, सोचो आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लेते हो, उनका लिक्विडिटी इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बेटा बहुत मुश्किल है। क्या सोच रहे हो आप, आपकी इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी, आप उसको ऐसे ही लिक्विडेट कर दोगे? ऐसे नहीं होता बेटा, उसके बाहर ढूंढने पड़ते हैं बेटा, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऐसे नहीं कर सकते आप। बहुत सारे रेगुलेशंस होती हैं, आपको सारी चीजें प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ती है, इट विल टेक टाइम। तो बेटा ऐसे नहीं होता, तो बेटा इसलिए ये ऑर्डर इसे कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो बेटा ये सबसे लास्ट में इसलिए दिखाई क्योंकि ये लिक्विड होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो बिल्कुल इजी, चलो अब बिल्कुल समराइज सारांश फॉर्म में करते हैं। बेटा आप बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, मतलब बैलेंस शीट में सबसे ऊपर वही चीज दिखाओगे जो सबसे ज्यादा चुटकी बजाते जो सबसे कैश में कन्वर्ट हो जाए, और नीचे सबसे ज्यादा वो दिखाओगे जो बिल्कुल टाइम लेती है या शायद होती भी नहीं कैश में कन्वर्ट, ऐसे।
तो बेटा ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द मोस्ट लिक्विड, फिर चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा टू द लीस्ट लिक्विड। इसे कहते हैं इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अब बताते हैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूएस सीएमए यूएसए पढ़ रहा है, सीएमए यूएसए पढ़ रहे हैं ना, तो अब बताते हैं सीएमए यूएसए का क्या सिस्टम है। सीएमए यूएस में बेटा मैं आपको बात बताऊं, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाई जाती है बैलेंस शीट। सीएमए यूएसए जो है बेटा, आप अगर कभी जाएंगे वहां के बैलेंस शीट खोल के देखेंगे, आप देख सकते हैं बेटा किसी भी कंपनी की खोल के, आप देखेंगे बेटा ज्यादातर जो उन्होंने बैलेंस शीट बनाई होती है वो बेटा इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाई होती है। अब इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या होता है बेटा, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है बेटा, इसका समझाने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें क्या करते हो, जो एसेट सबसे ज्यादा टाइम लेती है, मतलब बैलेंस शीट के एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं कैश के कन्वर्ट होने में, या सबसे या होते ही नहीं, वो सबसे ऊपर दिखाते हो, और लीस्ट लिक्विड को सबसे नीचे दिखाते हो। मतलब इस बैलेंस शीट को बेटा बिल्कुल उल्टा कर दो, मतलब अगर आप इसको बिल्कुल उल्टा कर दोगे तो वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस बन जाएगी। मतलब ये जो अदर नॉन करेंट एसेट्स है इसको सबसे ऊपर दिखा दोगे, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे नीचे दिखाओ। मतलब ये स्टार्ट होती है, मतलब इसको सीधा बोल सकते हो बेटा, अगर आप ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से चले तो बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की अगर बात करें, छोड़ो ये सबको, मतलब इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस ये होती है, नाम से समझो परमानेंस, परमानेंट जो बेटा परमानेंट होती है ज्यादातर कैश में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लगाती है, होती ही नहीं, उनको सबसे ऊपर दिखाओगे, फिर चलती चलेगी, फिर सबसे लीस्ट लिक्विड तो सबसे नीचे दिखाओगे। अच्छा, ये जो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, अब मैं आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, ये जो इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है ना, जनरली इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, अब मैं इनकी एप्लीकेशन बता देता हूं बेटा, हर चीज मैं आपको रियल लाइफ से पढ़ाऊंगा। बेटा ये जो इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है ना, ये यूएस गैप के हिसाब से बनाई जाती है, और ये जो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, ये आईएफआरएस के हिसाब से बनाई जाती है। ये आपको ये एक आ गया बेटा, एक एक चीज का डिफरेंस दूंगा। मैंने आपको बोला था सीएमए यूएसए सेक्शन ए में जो लास्ट चैप्टर है हमारा, यूएस गैप वर्सेस आईएफआरएस, वो तो आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा ही, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको इस सेक्शन ए पढ़ा रहा हूं, मैं हर जगह आपको उसका यूएस गैप और आईएफआरएस का डिफरेंस दे दूंगा। ऐसे आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे बेटा, सीएमए यूएसए आ जाएगा, एग्जामिनर को जाके पढ़ा दोगे, अब वो क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपसे। तो बेटा आपसे इतना टेक्निकल, इतना नॉलेजेबल हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा हाँ इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, हर जगह बता दूंगा। तो बेटा लास्ट में जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, डिफरेंस बेटा आपको मैं शायद अगर ना भी पढ़ाऊं ना, आप खुद भी पढ़ लोगे, क्योंकि आपको पता है सर, ये हमको पता है लीज में ऐसा होता है। बेटा मैं आपको रिपोर्ट तक में बता दिया यूएस गैप और आईएफआरएस में क्या डिफरेंस। हालांकि बेटा आईएफआरएस में एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ ना, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड है तो फ्लेक्सिबिलिटी है। आप यहाँ पे बेटा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी ऑप्शन है बेटा, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी बना सकते हो, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी बना सकते हैं बेटा, लेकिन जनरली बनाते नहीं बनाते बेटा, क्योंकि वही है ना, एक कन्वेंशन है, चला है, जो चलता आ रहा है। अरे सब अगर ऑर्डर ऑफ परमानेंस बना रहे हैं तो हम क्यों हटके अपना दिखाएं, हम भी ऑर्डर ऑफ परमानेंस दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि यार अब यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इजी हो जाता है ना, आप उल्टा करके दिखा रहे हो, वो सब सीधा दिखा रहे हैं, तो एनालिसिस को भी दिक्कत हो जाएगा ना यार, ये ऐसा चल रहा है, वो बेचारा उल्टा करके देख रहा है, आपका ऐसा देख रहा है, गड़बड़ हो जाएगी ना। बेचारे ने ऊपर उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट समझ लिया, गलत एनालिसिस कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी ना ऐसा हो ना जाए, इसलिए तो आईएफआरएस में जर्नली बनाई जाती है, आप देख सकते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ परमानेंस में बनाई जाती है, मतलब वो नॉन करंट एसेट्स को सबसे ऊपर दिखाते हैं। ज्यादातर इंडिया में बेटा आईएफआरएस ही चलता है, आप देखते हैं इंडिया में भी जनरली इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस बनाई जाती है बेटा, ठीक है। चलिए लिक्विडिटी, लेकिन लिक्विडिटी में ऐसा नहीं है, यूएस वाले, यूएस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो वो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाते हैं बेटा, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है बेटा, सर समझ गए सर, बहुत अच्छा समझ में आया, मजा ही आ गया, ओके। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनती है हमारी यूएस गैप के अंदर, और इसके अंदर हमारी बनती है बेटा आईएफआरएस के अंदर इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट है बेटा, ये अलाउड दोनों ने कर रखा है, दोनों ने ही। आप रिपोर्ट फॉर्मेट भी बना सकते हो, वर्टिकल फॉर्मेट भी बना सकते हो, लेकिन चलन में ये है कि वर्टिकल फॉर्मेट बनाए। अच्छा, ऑर्डर कैसे दिखाएं बेटा, दोनों ने अपना अपना दिखा रखा है कि वो यूएस गैप कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है, वो कह रहा है ऑर्डर ऑफ परमानेंस है। हालांकि आईएफआरएस के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने ये बता रखा है कि आप अपना ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी बना सकते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए बेटा, अगली क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।